Let us cover section number 180. 180 भी important question है. Why? Near about 4 question to 3 question, 3 to 4 question in the past have been asked only from this section, that is section number 180. Now when I am talking about section number 180, I cannot go alone with this section because मुझे anyhow section number 179 भी refer करना ही पड़ेगा. Why I have to refer section number 179? क्योंकि 179 पावर देता है. 179 क्या देता है? पावर देता है बोर्ड को. ये जनरल पावर है. लेट मी रिमाइंड यू, ये सारी पावर जो भी देख के रखी है ये क्या है? जनरल पावर है जो बोर्ड को दी गई है. लेकिन इस पावर पे जो 179 में पावर दी है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने कौन आता है? हमारा सेक्शन नंबर 180 रेस्ट्रिक्शन लगाता है. तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या लगा है सेक्शन नंबर 180 ने? तो आपको एक बार सेक्शन नंबर 175 पढ़ना होगा, उसे गो थ्रू करना है, रीड करना है. हम इसे अदर सेक्शंस में ही कवर करेंगे. अभी हमारा टारगेट क्या है? ऑब्वियसली मेन सेक्शंस को ज़्यादा अच्छे से गो थ्रू करना. तो यू हैव टू गो विथ 179. फिर मैं इसे जब एक जनरल सेक्शंस वाले कर रहे होंगे जिस पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो उसमें साथ ही साथ क्या करूँगी? 179 को कवर अप करूँगी. तो सेक्शन नंबर 180 बोलता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं पावर ऑफ द बोर्ड. इसका मतलब इन्हें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा अगर वो ये पावर्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं. तो यहाँ पे कुछ 4 ऐसे ट्रांजैक्शंस दिए हैं. अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन इज़ मैंडेटरी. जिसमें सबसे पहले है, अगर आप सेल, लीज या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, आइदर सेल, आइदर लीज और डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, अंडरटेकिंग सब्सटेंशियली और होलली, होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग को आप क्या करते हैं? कंपनी के पास जो अंडरटेकिंग है, मैम अंडरटेकिंग का मतलब जिसमें कंपनी 20% से ज़्यादा नेटवर्थ का जो 20% है, नेटवर्थ के मोर देन 20% का इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है, या फिर टोटल इनकम जिस कंपनी से हमें जनरेट होती है. तो एन अंडरटेकिंग विद जनरेट, ये ऐसी अंडरटेकिंग है जो कम से कम 20% ऑफ द टोटल इनकम जनरेट करती है. नाउ व्हाट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू नोटिस, यहाँ पे बोला गया है 20% टोटल इनकम तक का जनरेट करना है, और लेकिन जब मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ वहाँ 20 तक भी होगा तो इट इज़ नॉट एन अंडरटेकिंग. यहाँ पे आपको मोर देन 20% पे जाना होगा. तो जब हम अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ मोर देन 20% ऑफ द नेटवर्थ है, और जब यहाँ पे टोटल इनकम है तो वहाँ एग्जैक्ट 20% पे भी क्या हो जाएगा? आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लेना होगा. अगर ऐसी अंडरटेकिंग को सेल पे देते हो, लीज पे देते हो, या फिर अदरवाइज होली या सब्सटेंशियली डिस्पोज करते हो. मैम सब्सटेंशियली डिस्पोज करने का मतलब क्या है? सब्सटेंशियली डिस्पोज करने का मतलब है 20% और मोर ऑफ द अंडरटेकिंग, आपकी अंडरटेकिंग का 20% और मोर आप क्या कर रहे हो? डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, सेल कर रहे हो या लीज पे दे रहे हो. इसे क्या हम बोलते हैं? सब्सटेंशियल. नेटवर्थ क्या होता है? तो नेटवर्थ तो आपको पता है असेट्स माइनस लाइबिलिटी होती है. अब यहाँ पे कैसा देखा जाएगा लेकिन नेटवर्थ? तो यहाँ नेटवर्थ के लिए पेड अप शेयर कैपिटल, ऑल द रिजर्व्स दैट आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सारे का सारे रिजर्व जो प्रॉफिट से क्रिएट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और इसमें से क्या डिडक्ट करना है आपको? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो राइट ऑफ नहीं किया है उसे हटाना है. हाँ, लेकिन इन रिज़र्व में वो रिज़र्व नहीं होंगे जो सपोज करो रिवैल्यूएशन रिज़र्व है, या फिर आपका रिटर्न बैक डेप्रिसिएशन, मतलब जो रिज़र्व पीएनएल से बनते ही नहीं हैं, जो रिज़र्व्स हमारे पीएनएल से नहीं बनते वो रिज़र्व यहाँ पे क्या नहीं होंगे? इंक्लूड नहीं होंगे. क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था वो सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिज़र्व्स जो क्या है आपके सिक्योरिटी जो आपके प्रॉफिट में से बने हैं. यहाँ पे बोलते हैं सपोज आपने लीज आउट कर दिया, सेल कर दिया. अब जो सामने वाला पर्सन है दैट इज़ द बायर, तो वो बोलते हैं कि अगर आपने क्या किया, आपने सेल कर दिया, लीज पे दे दिया, और बायर क्या है? बायर ने ड्यू केयर रखी थी, उसने ध्यान दिया था सारी चीज़ों पे, और वो गुड फेथ में ख़रीदा है आपसे या फिर लीज पे लिया है, तो यहाँ पे ओनरशिप पे कोई उसके इम्पैक्ट नहीं आने वाला है. यहाँ पे बोलते हैं सपोज करो
कि आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही सेल परचेस करने का है, अंडरटेकिंग वगैरह, जैसे बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इनका तो काम ही है रोज़ क्या करना है, डे टू डे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल लीज वगैरह का काम ही है। तो यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है अगर आपका ऑर्डिनरी बिजनेस ही ये है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो जनरल मीटिंग में हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास हो सकता है? तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन आपका पोस्टल बैलेट के थ्रू भी पास हो सकता है, मतलब पोस्ट कर दो, पोस्टल बैलेट के थ्रू भी क्या हो सकता है, आपका ये रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। तो सेल, लीज, रेंट, सेल पे देना, लीज पे देना या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करना अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अंडरटेकिंग मतलब 20% से ज़्यादा नेटवर्थ का या फिर टोटल इनकम 20%, और सब्सटेंशियली देना मतलब 20% और उससे ज़्यादा ऑफ द वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग दे देना। फिर आता है इन्वेस्ट द, इसके अलावा बोलते हैं अगर एमलगमेशन मर्जर हुआ है, एमलगमेशन मर्जर से आपको कोई कंपनसेशन रिसीव होता है, यू आर रिसीविंग एनी कंपनसेशन फ्रॉम एमलगमेशन एंड मर्जर, और इस कंपनसेशन को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इस कंपनसेशन को आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर एक ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे कोई इशू नहीं है, पर अगर आप एक ट्रस्टवर्दी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन इज नीडेड। थर्ड बोलता है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, थर्ड बोलता है आप बोरो कर रहे हैं मनी, आप क्या कर रहे हैं, मनी बोरो कर रहे हैं, एंड जो मनी ऑलरेडी बोरो कर चुके हैं, प्रपोज्ड टू बी बोरोड एंड द मनी दैट हैज़ ऑलरेडी बीन बोरोड, अगर ये कितने से ज़्यादा हो चुकी है, इट एक्सीड्स एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व, एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल, एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा हो चुका है इसमें, तो जो ऑलरेडी आपने बोरो कर लिया उसको आपको माइनस करना होगा। यहाँ जितनी लिमिट आती है इतने लिमिट आप बोरोइंग करोगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अदरवाइज आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। सपोज करो लिमिट आती है 10 करोड़, हमें क्या करना है, 17 करोड़ का लोन चाहिए, तो 10 करोड़ तक तो कोई इशू नहीं था, 7 करोड़ जब आप जा रहे हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओवरऑल स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करवाना पड़ेगा। बट जब हम बोरोविंग की बात करते हैं तो बोरोविंग में टेम्पररी लोन नहीं आता। टेम्पररी लोन मतलब ऑन डिमांड जो आप रीपे करेंगे या फिर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, लोन की जो डेट है, लोन की डेट से 6 महीने के अंदर ये रीपेबल हो जाएगा। तो 6 महीने के अंदर ये अगर रीपेबल होने के लिए है तो यहाँ पे भी क्या नहीं होगा, आपके लिए बोरोविंग इंक्लूड नहीं की जाएगी। फ्री रिजर्व मतलब ऑलरेडी बताया, जो फ्री रिजर्व जो है यहाँ पे फ्री रिजर्व्स होने चाहिए, अगर किसी पर्पस के लिए रिजर्व बना है दैट इज़ नॉट फ्री रिजर्व, उसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलते हैं कि सपोज करो कि आपने बोरोविंग कर ली, एक्सेस में क्या कर लिया आपने, बोरोविंग कर ली इस लिमिट से भी ज़्यादा, तो अब क्या होगा, तो बोलते हैं कि मेंबर्स रेटिफाई कर सकते हैं। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेटिफिकेशन नॉट रेक्टिफिकेशन। तो मेंबर्स यहाँ पे रेटिफाई कर सकते हैं, और बोलते हैं अगर लेंडर, इफेक्ट ऑफ कंट्रावेंशन ऑन लेंडर, यहाँ बोलते हैं अगर आपने कोई बोरोविंग ली है, ठीक है, अगर आपने क्या लिया है, कोई बोरोविंग ली है, तो बोलते हैं कि दिस सेक्शन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लेंडर अनलेस ही प्रूव्स दैट ही एडवांस द लोन इन गुड फेथ एंड विदाउट नॉलेज। यहाँ पे बोल रहा है कि ये सेक्शन तब तक नहीं लग सकता रेस्ट्रिक्शन वाला जब तक सामने वाला लेंडर ये प्रूफ ना कर दे कि मैंने तो गुड फेथ में दिया था, मुझे नॉलेज भी नहीं था कि इनकी लिमिट एक्सीड हो चुकी है। बर्डन ऑफ प्रूफ इसका मतलब किसके ऊपर है, लेंडर के ऊपर है, कि उसे बताना पड़ेगा कि उसे नहीं पता था कि लिमिट एक्सीड हो चुकी है, तो नॉन कंप्लाइंसेस चल रही है, उसे बताना पड़ेगा। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी पे अगेन ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। और हमारा कौन सा एक लास्ट केस है जिसमें बोलते हैं कि अगर आप डायरेक्टर्स का रीपेमेंट शेड्यूल बढ़ा रहे हैं, डायरेक्टर को कुछ आपको रीपे करना था, उस शेड्यूल को आप बढ़ा रहे हैं, तो भी स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। तो सेल, लीज या फिर क्या करना है, सेल, लीज या अदरवाइज डिस्पोज करना है होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी। फिर आता है इन्वेस्ट द कंपनसेशन रिसीव बाय द कंपनी। मर्जर एमलगमेशन में जो कंपनसेशन रिसीव हो रहा है, मर्जर्स एंड एमलगमेशन में जो कंपनसेशन क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। तो मर्जर एमलगमेशन में जो कंपनसेशन रिसीव हो रहा है उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप बोरो करते हैं मनी, क्या कर रहे हैं आप, बोरो कर रहे हैं मनी,
और जो ऑलरेडी मनी बोरो की है वो कितने लिमिट से ज़्यादा है, फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको परमिशन लेनी होगी। लेकिन टेम्प्रेरी लोन यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर याद रखना कि रिमिट करना है, अगर डायरेक्टर को आपको कुछ रीपे करना है, कोई डेट है और आप उसका टाइम शेड्यूल बढ़ा रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो आप पे सेक्शन 180 लगेगा और बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन इज़ नीडेड। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, 180 प्राइवेट कंपनी को नहीं अप्लाई होता है, सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए। 180 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी, सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए अगर उसने 137 एंड 92 का क्या ना किया हो, 137 एंड 92 का नॉन कंप्लाइंस ना किया हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है सपोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का है, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पावर देता है कि कंपनी क्या कर सकती है, सेल वगैरह कर सकती है अंडरटेकिंग को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स अब क्या कर रहे हैं, मेंबर्स ने आपस में ही एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या फिर बोलो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया कि ये वाली अंडरटेकिंग सेल कर दी जानी चाहिए, और मेंबर्स स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद बोर्ड को बोल रहे हैं कि आप हमारे एजेंट हो, क्योंकि आपको पता होगा ये डायरेक्टर एज एन एजेंट भी वर्क करता है। तो यहाँ पे मेंबर्स बोल रहे हैं आप हमारे एजेंट की तरह हैं, हम प्रिंसिपल हैं, तो हम बोल रहे हैं आपको ये अंडरटेकिंग सेल कर देनी चाहिए और हमने ये स्पेशल रिजोल्यूशन और या फिर आप बोलो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दिया है, जैसा भी क्वेश्चन दे उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या ये वैलिड होगा कि ये जो मेंबर्स बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, हमने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया, अब आप क्या करो, सेल कर दो। आंसर इज नो। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो हमारे डायरेक्टर की होती है वो हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के लिए नहीं हो सकता है किसी भी मेंबर्स के लिए नहीं हो, ठीक है। एजेंट वो कंपनी के लिए है, मेंबर्स के लिए नहीं है। डायरेक्टर इज एन एजेंट फॉर कंपनी नॉट फॉर इट्स मेंबर्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे मेंबर्स नहीं बता सकते कि हमारा जो डायरेक्टर है उसे कौन सी पावर कैसे यूटिलाइज करनी है। डायरेक्टर प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा और फिर मेंबर से पूछ सकता है, लेकिन मेंबर्स खुद से बाय अलोन वो कोई प्रपोजल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टर को एंगेज किए बिना वो खुद से डिसीजन लेके फिर डायरेक्टर से कोई पावर इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। तो ये कंप्लीटली क्या था, इनवैलिड ही था। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टर क्या करेगा, कोई डिसीजन लेगा और उनसे पूछ सकता है, स्पेशल रिजोल्यूशन कर सकता है, लेकिन वो स्पेशल रिजोल्यूशन करने का डायरेक्टर को बोले कि चलो भैया हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया, अब आप सेल कर दो, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब जब ये 180 वाला हम लोग सेक्शन कर रहे हैं, आपको मई 2019 का पेपर निकालना है। मई 2019 में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो सेक्शन 180 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी मैसर फॉर्च्यून लिमिटेड। अगर आपके पास मुनीश भंडारी सर की बुक है तो पेज नंबर 2.60 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं, तो इसे आपको बिना देखे एक बार क्या करना है, बिना देखे का मतलब आप समझते हैं, देखना नहीं है, एग्जाम कंडीशन में लिख के देखो भाई हम क्या करके आएंगे, देन यू विल कम टू नो कि भाई कितनी गलतियाँ कर रहे हैं। तो दिस कंप्लीट योर सेक्शन 180। यहाँ पे जितने भी एनालिसिस थे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, क्वेश्चन में जो जो दिया था वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। बाकी जो बहुत पुराने क्वेश्चन थे तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे भी डायरेक्ट होते थे, इस टाइप के आने का चांसेस बहुत कम है। सो आई हैव नॉट कवर्ड इन डिटेल ओवर हेयर, यू शुड रीड एंड इनको रीड करना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो दोनों यहाँ पे बता दिए हैं। एक जो मेमोरेंडम वाला था वो, और दूसरा आपका कौन सा है, ये हमारा मेसर्स फॉर्च्यून लिमिटेड वाला केस जो क्वेश्चन है उसे आपको एक बार देखना होगा। अब एक क्वेश्चन और है आपका क्वींस कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड करके। क्वींस कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड मई 2018 का क्वेश्चन है, जिसमें हम इसे डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते इसमें क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस शीट वगैरह सब दिया है, पर इसमें 180 भी है और साथ में आपको आंसर में 185 का रेफरेंस भी देना होगा, सेक्शन 185। तो ये जो सेक्शन 180 है और साथ में जो आपको सेक्शन 185 का रेफरेंस देना है,
जब मैं 185 सेक्शन आपको करवा रही होंगी, आई विल बी शेयरिंग अ PDF ऑफ दिस क्वेश्चन, ताकि आप इसे क्या कर सकते हो 180 + 185 के साथ देख सकते हो. सी यू हैव टू समहाउ एक्सेप्ट दिस थिंग कि लॉ में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है. दैट्स वाई ऐसे आपको क्वेश्चन भी मैं बता रही हूँ और थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी होगी. फॉर दिस आई वुड रिकमेंड कि आप क्या कर सकते हैं, लॉ की कंपाइलर CA रवि अग्रवाल सर की बिल्कुल आप रेफ़र कर सकते हैं. अ वेरी नाइस कंपाइलर. जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन कहाँ पे है, कैसा है, वो इजीली आपको उस बुक में मिल जाएंगे. तो आप CA फाइनल के लिए आप क्या कर सकते हैं, लॉ की कंपाइलर CA रवि अग्रवाल सर की ले सकते हैं. उसमें ये सारी चीज़ें देख के रखी हुई हैं, उन्होंने भी इसमें कंपाइल करके रखा है पास्ट क्वेश्चंस को. बाकी यू कैन रेफ़र टू माई ऑडियो नोट्स, ताकि आपके पास होनी चाहिए एक मनीष भंडारी, एक सर की कंपाइलर. तो ये दोनों करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन स्टिक करवाऊंगी, आपको वो एग्ज़ाम कंडीशन में करने होंगे और मैं साथ में आपको ऑडियो नोट्स दे दिया करूँगी. तो इससे आपका एक प्रिपरेशन फेज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और एफिशिएंसी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी. ओके, थैंक यू.